हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में। कार्बन तथा इसके यौगिक, इस चैप्टर का नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। इसमें से हमारा आज का टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। जिसमें से एथेनॉल जो है इसके बारे में बनाने की विधि और भौतिक गुण, इसके पहले वीडियो बन चुकी है। यहाँ पे हम बताएंगे इस वीडियो में एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और क्लास 12 के लिए। एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत हद से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यही चीज़ 12 में आप केमिस्ट्री सेकेंड पूरे हर चैप्टर में, जितना चैप्टर हैं केमिस्ट्री सेकेंड क्लास 12 में जितने चैप्टर हैं, हर चैप्टर में इसी टॉपिक से संबंधित जितने गुणधर्म अब मिलने वाले हैं, रासायनिक गुणधर्म जितने मिलने वाले हैं, हर टॉपिक पे, हर चैप्टर में आप पेज पलट कर देख लो, हर चैप्टर में हर टॉपिक पे इसी के गुणधर्म जितने बताएंगे अभी, सारे के सारे आपको मिलेंगे। सारे के सारे गुणधर्म वहां पे आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अपने फ्रेंडों के पास भी इस वीडियो को सेंड करिए और बताइए कि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही वीडियो, इस वीडियो में जितने टॉपिक आने वाले हैं, सारे के सारे टॉपिक आपको 12 में मिलने वाले हैं। केमिस्ट्री सेकेंड आपको यहीं पे तैयार हो जाएगा। केमिस्ट्री सेकेंड यहीं पे जब तैयार हो जा रहा है तो 12 में जाने से पहले ही हम क्यों ना पढ़ के जाएं, क्यों ना हम पढ़ के जाएं। यदि आपको इम्पोर्टेंट है तो जल्दी से कॉपी और पेन उठाइए और नोट करिए। ठीक, तो इसमें पहला हम बताएंगे क्या? दहन। पहला क्या आता है? दहन। दहन पे वीडियो बन चुकी है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म किसका? एथेनॉल का रासायनिक गुणधर्म पढ़ने चल रहे हैं, तो इसमें भी पहला पॉइंट हमारा क्या आता है? दहन। दहन का मतलब क्या होता है? दहन का मतलब होता है किसी भी चीज को गर्म करना या जलाना। ठीक, तो कैसे गर्म करेंगे? एथेनॉल का सूत्र क्या है? C2H5OH। अब किसी भी चीज को जब गर्म करते हैं या जलाते हैं तो किसकी उपस्थित में वो गर्म होगा या जलेगा? तो वो जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थित में। जब इसे ये जलेगा तो क्या बनाएगा? क्या किया जा रहा है? इसका दहन किया जा रहा है। तो दहन यहाँ पे लिख देते हैं। जब इसका दहन करते हैं तो क्या बनाता है? कोई भी चीज गर्म करते हो या जलाते हो तो क्या बनेगा? इसमें क्या क्या बनेगा? जैसे कि अल्कोहल, शराब। शराब को जब जलाया जाता है तो क्या बनता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल की मात्रा भी निकलती है। तो क्या निकलेगा इससे? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्लस में ऊष्मा, ऊष्मा के साथ प्रकाश। यही पूरा हमारा प्रोसेस हो गया। पूरी परिभाषा यही है। इसी पे आपका परिभाषा समाप्त हो गया। क्या परिभाषा लिखेंगे भैया इसकी? जब एथिल अल्कोहल की क्रिया ऑक्सीजन के उपस्थित में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित होते हैं या उत्पन्न होती हैं, ऐसी घटना को ही, इस घटना को दहन कहते हैं। इस घटना को दहन कहते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आता है? सोडियम के साथ अभिक्रिया। सोडियम के
सोडियम से क्रिया, सीधा लिखते हैं सोडियम से क्रिया। सोडियम से क्रिया कैसे होगी? सोडियम से क्रिया भी बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है, आसान है, बहुत ही आसान है। एथिल अल्कोहल का सूत्र लेते हैं, क्या है? C2H5OH। किसके साथ कराएंगे? सोडियम के साथ, सोडियम से क्रिया, तो सोडियम Na। ठीक है भैया, समझ में आ गया? इसके कितने कितने अणु रहेंगे? एथिल अल्कोहल के 2 अणु और सोडियम के भी 2 अणु। जब इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बना लेता है? सोडियम एथॉक्साइड। इसमें से हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाती है। क्या निकलेगा? इसी हाइड्रोजन को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। इसी हाइड्रोजन को क्या कर देगा? निकाल देगा। इसी के स्थान पे सोडियम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2C2H5O अब प्लस में क्या निकला? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस किस रूप में निकलेगा? बुलबुले के रूप में। किसके रूप में भैया? बुलबुले के रूप में बाहर निकलेगा। इसका नाम क्या है? सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड, इसका नाम सोडियम एथॉक्साइड। देखिए अब परिभाषा क्या लिखेंगे इसका? सोडियम से क्रिया जब कराते हैं तो लिखते क्या है? एथिल अल्कोहल, चाहे एथिल अल्कोहल कहो और चाहे तो एथेनॉल कहो, चाहे तो एथेनॉल। जब एथेनॉल की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। किसके रूप में? बुलबुले के रूप में। बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। तो सोडियम से क्रिया हो गई। अब चलते हैं ऑक्सीकरण करते हैं। किसका? एथेनॉल का ऑक्सीकरण। तीसरा पॉइंट हमारा है ऑक्सीकरण। जहां आपको समझ में ना आए वहां पे कमेंट जरूर करिए और आपको उस पे अच्छे से वीडियो को अलग वीडियो इसका उसका बनकर आएगा। जहां जिस रिएक्शन में आपको समस्या उत्पन्न हो उस रिएक्शन पे, उस हेडिंग पे वीडियो बन के आपके पास आ जाएगी, जहां कहीं ना समझ में आए। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? कुछ नहीं होता भैया, 2 पॉइंट है, एकदम आसान है। पहले एक हम बताते हैं सिंगल रिएक्शन पे। सिंगल रिएक्शन भी बताएंगे, उसके बाद डबल रिएक्शन पे भी बताएंगे। सिंगल रिएक्शन क्यों? क्योंकि हमारे पास जगह कम है, इसलिए सिंगल रिएक्शन वाले पे परिभाषा हो जाए, उसके बाद डबल रिएक्शन पे भी बताते हैं। तो सिंगल रिएक्शन जो करना है तो लेते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को क्या करते हैं? एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करना है। ऑक्सीकरण करेंगे यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। किसकी उपस्थिति में करेगा? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऊपर का है पोटेशियम परमैंगनेट, नीचे का है पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर, ऑक्सीकरण करने पर क्या बना लेगा? एसिटिक अम्ल बना लेगा। कैसे बनाएगा वो ध्यान दीजिए, इसकी संरचना बनाकर आपको दिखाने चल रहे हैं। 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है और एल्कोहल समूह लगा देंगे। इसमें क्या होता है? जब एथेनॉल को पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो
ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन कहाँ जाकर जुड़ेगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इसमें से एक ऑक्सीजन को लेकर के। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन वायुमंडल में ऑक्सीजन O2 के रूप में उपस्थित रहती है। तो एक ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके दो हाइड्रोजन को ले करके बाहर क्या बना लेगा, जल बना लेगा। जल बना लिया। अब इसके कितने बॉन्ड खाली हो गए, दो बॉन्ड खाली हो गए, और दोनों बॉन्ड पे इसका एक ऑक्सीजन आकर इस प्रकार से जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया भैया, एसिटिक अम्ल बना, CH3COOH, CH3COOH बन गया। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। ये हमारा एक स्टेप में एसिटिक अम्ल बनकर तैयार हो गया। क्या परिभाषा है, जब एथेनॉल को पोटेशियम परमैंगनेट तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एसिटिक अम्ल तथा जल प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब चलते हैं, इस पे दो रिएक्शन हमारा है, उस दो रिएक्शन को भी देखते हैं। ये रिएक्शन तो हमारा क्या बना लिया, एसिटिक अम्ल। इसमें अभी दो रिएक्शन और बच रहा है कि एसिटिक अम्ल कैसे बनेगा। पहले बनाएगा एस्टेल्डिहाइड, उसके बाद एसिटिक अम्ल बनाएगा। ये रिएक्शन भी आप दे सकते हो बोर्ड एग्जाम में, और जो दो रिएक्शन बताने चल रहे हैं वह भी आप दे सकते हो। ठीक, किसी पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जल्दी से नोट कर लीजिए और पुनः इसकी सबकी परिभाषा समझ लीजिए। रिएक्शन पे परिभाषाएं हैं। एथेनॉल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक, दहन हो गया। सोडियम से क्रिया क्या होगा, एथेनॉल को जब सोडियम धातु से क्रिया कराई जाती है तो सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। तो वो परिभाषा हो गया सोडियम से क्रिया करने का, हो गया। अगला देखते हैं ऑक्सीकरण। जब एथेनॉल को पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है तथा जल बाहर निकल जाता है। अब इसका दो रिएक्शन इसी टॉपिक पे और देखते हैं। नोट हो गया होगा। तो दूसरा हमारा रिएक्शन क्या है, ये तो हमारा एक स्टेप में रिएक्शन बनकर तैयार हो गया है, और जो दूसरा हमारा रिएक्शन है वो दो स्टेप में बनेगा। क्या बनाना है, एसिटिक अम्ल ही बनाना है दो स्टेप में। क्या है, एथेनॉल लेते हैं CH3CH2OH। क्या करेंगे इसे, इसका ऑक्सीकरण ही करेंगे। किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम मैग्नेट की उपस्थिति में और पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर एथिल अल्कोहल या एथेनॉल को पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर क्या बना लेगा, CH3CHO, और बना लेगा, बाहर निकलेगा जल। इसका नाम है एसिटिल्डिहाइड।
एसिटल्डिहाइड। क्या नाम आएगा इसका, क्या नाम है भैया? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड कैसे बना, इसकी संरचना देखिए साइड में, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और OH लगा दे। क्या करेगा, जो ये हाइड्रोक्साइड है इससे ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को लेकर के जल बनाकर बाहर निकाल देगा। यदि यहीं से आपका हाइड्रोक्साइड एक हाइड्रोजन लेकर के बाहर निकल जाता है, निकल गया ना भैया, तो क्या करेगा, यही ऑक्सीजन इसके साथ आकर डबल बॉन्ड में जुड़ जाएगा, तो बन गया ना CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड बना। अब पुनः एसिटल्डिहाइड को क्या करेंगे, पुनः ऑक्सीकरण कराया जाएगा। क्या कराएंगे, पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे। तो पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं, पुनः CH3CHO, पुनः क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, इसी के साथ जुड़ जाएगा। इसी के साथ कैसे जुड़ेगा, संरचना देख लीजिए इसका भी। वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसी हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा, यहाँ पे OH बना लेगा इस प्रकार से। तो बन जाएगा हमारा क्या, एसिटिक अम्ल, CH3COOH, यही हमारा बनकर तैयार हो गया एसिटिक अम्ल। ये भी क्या है, एसिटिक अम्ल ही है। एसिटिक अम्ल आपका बनकर तैयार हो गया। चाहे तो आप ये वाला रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में देकर आओ और चाहे तो ये वाला रिएक्शन देकर आओ, आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। जल्दी से नोट करिए। तो आगे चलते हैं, हम क्या निर्जलीकरण कराते हैं। फ्रेंड अब हमारा क्या है, निर्जलीकरण कराते हैं किसका, एथेनॉल का। एथेनॉल का क्या कराएंगे, निर्जलीकरण कराएंगे। निर्जलीकरण कराएंगे तो क्या होता है इसमें देखते हैं, बहुत ही आसान है। चौथा टॉपिक हमारा आ गया, निर्जलीकरण होने चल रहा है किसका, एथेनॉल का निर्जलीकरण। निर्जलीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है। आप रिएक्शन को माइंड में रखिए, बस परिभाषा याद हो जाएगी, रखने की जरूरत ही नहीं होगी। क्या होगा, एथेनॉल C2H5OH। इसका जब निर्जलीकरण कराया जाएगा तो 160 डिग्री सेल्सियस या 160 या 170 डिग्री सेल्सियस पे इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करना पड़ेगा भैया, इसे गर्म करना पड़ेगा। रिएक्शन कंप्लीट हो गया। संरचना देख लीजिए, रिएक्शन कंप्लीट। डबल कार्बन 5 हाइड्रोजन OH, कंप्लीट। देखिए क्या होगा, जब एथेनॉल को 160 या 170 डिग्री सेल्सियस पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराया जाता है तो क्या, जब एथेनॉल को 160 या 170 डिग्री सेल्सियस पे
गर्म सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म कराया जाता है तो क्या होता है, क्या होता है, कमेंट करिए। यहां से ये हाइड्रोक्साइड इससे एक हाइड्रोजन लेकर क्या बना लेगा, जल बना लेगा। क्या बनाएगा भैया, जल बनाएगा। और देखिए जब इससे हाइड्रोक्साइड निकल गया, इससे एक हाइड्रोजन निकल गया, तो दोनों पे एक एक बैलेंसी खाली हो गई। जब खाली हो गई इसके बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड, यानी CH2 CH2, क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका नाम क्या हो गया, ये इसका नाम कमेंट करिए जल्दी से, एथीन या एथिलीन, क्या कह सकते हैं इसका नाम, एथिलीन या तो फिर एथीन, यही इसका नाम है। क्या बना, एथीन या एथिलीन प्राप्त होता है। क्या, जब एथेनॉल को 160 या 170 डिग्री सेल्सियस पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एथिलीन या एथीन, एथिलीन तथा जल प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारा हो गया। एक और है, ये हमारा पहला हो गया, किसकी उपस्थिति में हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हो गया। दूसरा जो होगा वो हमारा, दूसरा जो होगा, इसका पहला हमारा हो गया, दूसरा जो होगा इसमें यौगिक का नाम जान लेते हैं बस। क्या है, एथेनॉल C2H5OH क्या करेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में कितनी डिग्री सेल्सियस पे, 350, 350 या तो फिर 380 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो सेम टू सेम वही बनता है। क्या बनता है, एथिलीन तथा जल प्राप्त होता है। रिएक्शन को सेम टू सेम उसी तरह ये भी संरचना बनेगा जैसे बनाया था। क्या होगा, हाइड्रोक्साइड ये हाइड्रोजन लेकर बाहर निकल जाएगा तो बना लेगा जल। उसके पहले क्या बचेगा, फिर यहां से हाइड्रोक्साइड गया, यहां से हाइड्रोजन गया, तो दोनों पे एक एक बॉन्ड खाली, तो डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है, एथिलीन या तो फिर एथीन। ठीक, परिभाषा क्या होगी इस पे, जब एथेनॉल, जब एथेनॉल को एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 350 या 380 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो एथिलीन या एथीन तथा जल प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। निर्जलीकरण का मतलब जल निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए, जल यौगिक उसमें से निकाल दो बस। किसी का भी आप निर्जलीकरण कर रहे हो, किसी भी पदार्थ का निर्जलीकरण कर रहे हो तो जल निकाल दो बस, जल निकाल दो, जो बचेगा वही पदार्थ बन जाएगा। समझ में आया, समझ में आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, तभी तो हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। अब चलते हैं एस्टरीकरण देखते हैं। अब देखेंगे क्या,
एस्टरीकरण जल्दी से नोट करिए। हो गया। चलो एस्टरीकरण करते हैं। एस्टरीकरण भी बहुत ही आसान है और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्लास 12 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स जो बनाएंगे आप, जो फेयर आपकी बनेगी, उसे फेंकना मत, संभाल कर रखना। आपको 12 में काम आने वाला है। केमिस्ट्री सेकंड, केमिस्ट्री सेकंड में, फर्स्ट में नहीं, सेकंड में। पांचवा पॉइंट है हमारा एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में क्या होता है? कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। क्या नहीं होता? कुछ नहीं होता भैया, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? C2H5OH एथेनॉल किसके साथ क्रिया करेंगे? किसके साथ क्रिया करेंगे? कमेंट करिए जल्दी से। एस्टरीकरण करना है। एस्टरीकरण करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? एस्टर। एस्टरीकरण यानी एस्टर। एस्टरीकरण यानी एस्टर। एस्टर का क्रियात्मक समूह क्या होता है? RCOO। यही इसका क्रियात्मक समूह होता है। बीच में क्या मिल रहा है? COO। COO किस यौगिक में मिलता है? और एस्टर का समावयता क्या होता है? एस्टर का समावयता पे वीडियो बनी है। समावयता किसे कहते हैं? समावयता की वीडियो पूरा बना है, आप उसे जाकर के लिंक में दिया गया है, जाकर के आप पढ़ सकते हैं। और समावयता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 में आपको एक चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए, समावयता एक चैप्टर मिलेगा। जो चैप्टर मिलेगा इसी कार्बनिक यौगिक पे, इसी कार्बनिक यौगिक पे ही चैप्टर मिलेगा समावयता। ठीक, तो वीडियो को देख लीजिए, अभी समय है, ताकि 11 में हमें चैप्टर समझ में आ जाए। यहाँ टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, बस फर्क इतना है। अगर टॉपिक समझ में आएगा तभी तो चैप्टर पढ़ने का आनंद आएगा, तभी तो मजा आएगा ना। किसका है? एस्टर का समावयता कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ ये क्रिया करेगा। किसके साथ? कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। CH3COOH इसके साथ ये क्रिया करेगा। किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, H2SO4। जब एथेनॉल की क्रिया एसिटिक अम्ल के साथ, जब एथेनॉल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल के साथ कराया जाता है तो एस्टर तथा जल प्राप्त होता है। क्या बनेगा? ये इसका एक हाइड्रोजन जो होगा, ये हाइड्रोक्साइड लेकर बाहर निकल जाएगा। क्या बना लेगा? जल बना लेगा। क्या बनाएगा भैया? जल। पहले आप चाहे जल करो और चाहे तो जो यौगिक बने उसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे हम यौगिक बना लेते हैं। क्या बना? C2H5। C2H5 कहाँ जाकर लगेगा? जहां से हाइड्रोजन को उड़ा दे रहे हो, निकाल दे रहे हो, ये पहले इस यौगिक को लिखेंगे CH3COO, उसके बाद C2H5। C2H5 इस यौगिक का नाम क्या है? इस यौगिक का नाम जिसे पता है जल्दी से कमेंट करें, कमेंट करिए। एथिल एसीटेट। क्या नाम है इसका? एथिल। इसका नाम हो गया एथिल। और शेष जो बचा है एस्टर के, एस्टर में आता है तो एसीटेट। एसीटेट। ठीक, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो जल्दी से नोट करिए।
तो आगे चलते हैं हम, क्या बताते हैं क्लोरीन से अभिक्रिया, नोट करिए जल्दी। फ्रेंड अब चलते हैं हम क्या, क्लोरीन से क्रिया करते हैं, क्लोरीन से अभिक्रिया। 66वां पॉइंट हमारा है क्लोरीन से अभिक्रिया। क्लोरीन से अभिक्रिया कैसे करेगी, ये हमारा बहुत ही आसान है। क्लोरीन से जो अभिक्रिया होगी ये 2 चरणों में होगा। कितने, 2 चरणों में होता है, बहुत ही आसान है। बस किसके साथ करा रहे हैं हम, एथेनॉल से। तो क्या है, C2H5OH। किससे करेगा, क्लोरीन गैस से। किसकी उपस्थित में करेगा, किसकी उपस्थित में, किसी के उपस्थित में नहीं करेगा। अब क्या करेगा, जो ये क्लोरीन है ये इसमें से हाइड्रोजन को लेकर के, 2 हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकल जाएगा। क्या करेगा, 2 क्लोरीन है तो इसके 2 हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकल जाएगा। कैसे, संरचना बना दे रहे हैं, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, OH। अब क्या करेगा, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन को, एक यहां से एक यहां से, इधर से चाहे कर दो और चाहे तो आप कर दो, क्या कहते हैं, यहां से। इसका सही रिएक्शन आपका जाकर बनता है इधर से, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन। इन दोनों हाइड्रोजन को क्या करेगा, क्लोरीन लेकर के बाहर निकलेगा। जब यहां से ये सारे लेकर निकल जा रहे हैं बाहर, तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन को निकाल दिए तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का भी एक बैलेंस खाली हो गया, कार्बन की भी एक बैलेंस खाली हो गया। तो क्या होगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, तो क्या बन गया, C2H3, C2H3, CHO, CHO क्या निकला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। 2 हाइड्रोजन यहां से, 2 क्लोरीन यहां से, तो 2 से इंटू कर देंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम है, यहां पे देख लीजिए क्योंकि अभी हमें आगे रिएक्शन करना है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। ध्यान से देखिए क्या परिभाषा बन रहा है, जब एथेनॉल को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एसिटल्डिहाइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है, तथा पुनः एसिटल्डिहाइड को क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, वो ध्यान दीजिए फिर से। पुनः एसिटल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन से होगी, किसके साथ, क्लोरीन से होगी, C2H3CHO प्लस क्लोरीन, क्लोरीन से क्रिया करेगा। अब क्या करेगा, यहां पे जो 3 हाइड्रोजन है, इसका जो 3 हाइड्रोजन है वो तीनों हाइड्रोजन को क्या करेगा, निकाल देगा, तो क्लोरल बना लेगा। क्या बना लेगा भैया, क्लोरल बनाएगा। तीनों हाइड्रोजन इसके साथ जाने के लिए, अगर 3 है यहाँ पे, 3 से इसमें गुणा कर दो। समझ में आया। अब क्या करेंगे, यहां से जब 3 हाइड्रोजन निकलेगा तो इसका तीनों क्लोरीन यहां पे आकर लगेगा, तो क्या बन जाएगा, CCl3CHO प्लस में इसका 3 हाइड्रोजन, इससे 3 क्लोरीन लेकर निकलेगा। फिर से समझिए, इसका तीनों हाइड्रोजन इसके 3 क्लोरीन से निकल गया और जो 3 क्लोरीन बचा यहीं पे आकर जुड़ गया। ये इसका नाम है क्लोरल, क्लोरल बन गया। क्या बना, क्लोरल बना। परिभाषा समझ लीजिए रिएक्शन पे, जब एथेनॉल को क्लोरीन गैस से क्रिया कराई जाती है तो क्लोरल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्लोरल प्राप्त होता है। यह 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में एल्डिहाइड
एस्टेल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा दूसरे चरण में क्लोरल प्राप्त हो जाता है। फिर से पुनः परिभाषा को ध्यान दीजिएगा। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है तो क्लोरल प्राप्त होता है। क्या? क्लोरल प्राप्त होता है तथा यह दो चरणों में, एक और दो, यह दो चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में क्या बनाता है? एस्टेल्डिहाइड बनाता है तथा दूसरे चरण में क्लोरल बनाता है। दूसरे चरण में क्लोरल बनाता है। समझ में आ गया टॉपिक? यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। अब इसमें का कुछ रिएक्शन अभी और बचे हैं, जल्दी से नोट करो तो आगे के रिएक्शन करते हैं, आगे का टॉपिक खत्म करते हैं। फ्रेंड अब हमारा क्या है? 7वां पॉइंट है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण में क्या होता है? यह भी बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 में पूछा जाता है। क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और आएगा, वो तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दो टॉपिक के बाद आने वाला है, एक विहाइड्रोजनीकरण, एक अमोनिया, उसके बाद हमारा आने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी पूरे टॉपिक पे आपका परिभाषा समझ में आएगा, रिएक्शन समझ में आएगा। तो इसमें क्या होगा? विहाइड्रोजनीकरण में एथेनॉल C2H5OH क्या करेंगे? इसे क्या करेंगे? कॉपर किसे? तप्त का मतलब गर्म कॉपर की ऊपर, कॉपर पे प्रवाहित करने पर। जब इस पे प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है? यहाँ पे संरचना देख लीजिए, बना दे रहे हैं जिससे आपको समस्या ना उत्पन्न हो। जब एथेनॉल को गर्म कॉपर के ऊपर प्रवाहित किया जाता है, यानी कि डाला जाता है, तो हाइड्रोजन गैस जो क्रियात्मक समूह है, इसी पे जो हाइड्रोजन लगा है वो बाहर निकल जाते हैं। अगर हाइड्रोजन गैस को हम हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं यहाँ से और यहाँ से भी, तो एक बार पुनः देख लीजिए फिर से, तो क्या होता है? जब एथेनॉल को गर्म कॉपर पे प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ये हाइड्रोजन गैस क्या होगी? इससे एक हाइड्रोजन और इससे एक हाइड्रोजन क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। तो क्या बना लेगा? जब इससे हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो क्या बना रहा है? ध्यान दीजिएगा, इसका भी एक बॉन्ड खाली, इसका भी एक खाली, डबल बॉन्ड लगा दो। तो किसका समूह है ये? एल्डिहाइड का। तो बन गया आपका CH3CHO प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाए, इसका नाम है एसिटिल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड। क्या बन गया? एस्टेल्डिहाइड। कैसे? जब एथेनॉल को गर्म, तप्त का मतलब गर्म कॉपर पे प्रवाहित किया जाता है, गर्म कॉपर पे प्रवाहित किया जाता है तो एस्टेल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। अब यहाँ पे हेडिंग से समझ लीजिए, विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण आया, हाइड्रोजन गैस निकलना चाहिए। जिसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है किसी भी रिएक्शन में, यदि हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो वह कौन सी अभिक्रिया होगी? विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होगी। कौन सी भैया? विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो चलते हैं आगे, अब अमोनिया से क्रिया करते हैं। नोट कर लीजिए, परिभाषा आपके सामने है रिएक्शन पर। जब एथेनॉल को क्या करते हैं? जब एथेनॉल को किसके साथ गर्म कॉपर के ऊपर प्रवाहित किया जाता है तो
एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब करते हैं अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया कैसे होगी? बहुत ही आसान है। क्या लेते हैं? एथेनॉल C2H5OH किसके साथ? अमोनिया के साथ। क्या बनाएगा? कुछ नहीं भैया, बहुत आसान है। क्या करेगा? इसका जो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड दिख रहा है वो क्या करेगा? इसमें से एक हाइड्रोजन लेकर जल बना लेगा। हाइड्रोक्साइड को किसकी आवश्यकता है? एक हाइड्रोजन की। क्यों? क्योंकि एथिल अल्कोहल एथेनॉल जल के रूप में है, तो जल की मात्रा इससे निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? C2H5NH2 प्लस में जल बना लिया। तो इसका नाम क्या है? एथिल एमीन। क्या नाम आया इसका? इस इतने का नाम एथिल हो गया, इस इतने का नाम एमीन। क्या हो गया? एमीन। जब एथेनॉल को अमोनिया के साथ क्रिया कराई जाती है तो एथिल एमीन प्राप्त होता है तथा जल बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया? चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक जो अब बताने चल रहे हैं भैया, बहुत ही ध्यान से समझिएगा और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 में पूछा जाता है। ऐसा कोई सत्र नहीं है कि जिस सत्र में ये वाला क्वेश्चन ना बने, ये वाला क्वेश्चन ना बने। हर सत्र में बनता है, हर सत्र में ये बनने वाला क्वेश्चन है। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में ये वाला विधि, ये वाला रिएक्शन जरूर मिलेगा। क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस टेट्रा क्लोराइड, फास्फोरस टेट्राक्लोराइड तथा फास्फोरस फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। हेडिंग जितनी बड़ी है उतना ही ज्यादा ये आसान है। क्या है? फास्फोरस टेट्राक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक भैया? से क्रिया, से क्रिया, इसमें दो टॉपिक आया है। इसमें दो टॉपिक आया है। क्या? एक फास्फोरस टेट्राक्लोराइड है तथा लगा है एक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इन दोनों से क्रिया करेगा और दोनों में अलग अलग चीज बनेगा। एकदम आसान है, याद करने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन को आप समझिए बस। रिएक्शन यदि आप समझ गए तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है और बोर्ड एग्जाम में छूटने का तो चांस ही नहीं बनता। बोर्ड एग्जाम में छूटने का तो चांस ही नहीं बनता है। ठीक, तो क्या लेते हैं? एथेनॉल C2H5OH किसके साथ? फास्फोरस यानी P, क्लोर टेट्रा यानी तीन, टेट्रा यानी तीन, क्लोराइड यानी Cl। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका? जब इसके साथ ये क्रिया करता है तो क्या बनाएगा? ये जो क्लोरीन है इसके सारे हाइड्रोक्साइड, जो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है इसे निकाल देगा, वहीं पे तीनों क्लोरीन जाकर जुड़ जाएगा। कैसे? फास्फोरस जो है इसके हाइड्रोक्साइड समूह को ले लेता है, हाइड्रोक्साइड समूह को ले लिया। ठीक, अब क्या करेगा? यहां से हाइड्रोक्साइड जब समूह जा रहा है तो तीनों क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे इसके तीन अणु होने चाहिए। एथेनॉल के कितने अणु? तीन अणु। अब क्या होगा? तो बन जाएगा क्या? C2H5Cl।
तीन अणु है, तीन क्लोरीन है, तीन से गुणा। अब प्लस में क्या निकल रहा है, फास्फोरस और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्या बनेगा, CH3PO3। इसका नाम क्या है, फास्फोरस अम्ल। इसका नाम क्या है, फास्फोरस अम्ल। और इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड। इसका नाम है एथिल क्लोराइड। ये आप जानते ही हो क्या है, एथेनॉल है। ये आपके सामने लिखा है फास्फोरस टेट्रा क्लोराइड। तो चलिए नाम भी लिख देते हैं इसका। अगर 12 में बोर्ड एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि कैसे प्राप्त करेंगे एथिल क्लोराइड फास्फोरस टेट्रा क्लोराइड से, जब एथेनॉल की क्रिया, कैसे 12 में पूछ रहा है, जब एथेनॉल की क्रिया फास्फोरस टेट्रा क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, तो क्या बनता है, क्या बनता है, एथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, फास्फोरस टेट्रा क्लोराइड। समझ में आ गया। परिभाषा कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान है परिभाषा इसकी। जब एथेनॉल की क्रिया फास्फोरस टेट्राक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है तथा फास्फोरस अम्ल भी प्राप्त होता है। समझ में आ गया। अब चलते हैं अगला, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो वो भी हमारे पास बहुत ही आसान है। तो ये हमारा हो गया फास्फोरस टेट्राक्लोराइड के साथ। अगला हमारा लास्ट है C2H5OH, किसके साथ, फास्फोरस यानी P, पेंटा यानी जो 3 लगा था वहीं पे 5 लग जाएगा क्लोरीन पे, तो क्या बनाएगा, इसमें बनेगा आपका वही एथिल क्लोराइड ही बनेगा और इसके साथ हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकलेगा। कैसे, इसका जो 5 क्लोरीन है, इसके 2 क्लोरीन, कितने, 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकलेगा और बाकी एक क्लोरीन जो बचेगा इस समूह को लेकर निकलेगा। यानी किसको किसको, इसके साथ एक क्लोरीन गया और एक क्लोरीन इसके साथ गया, ऑक्सीजन इसके साथ। क्यों, क्योंकि 2 क्लोरीन एक हाइड्रोजन लेकर बाहर निकल रहा है, एक क्लोरीन इसके साथ लेकर जा रहा है, 2 ऑक्सीजन, 2 क्लोरीन जब इससे निकल रहा है तो डबल बॉन्ड किसका है, ऑक्सीजन का ही तो होता है, तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनाया, C2H5Cl, क्या बना, एथिल क्लोराइड। आगे क्या बनेगा, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर निकला, अब क्या हुआ, यहाँ पे 3 क्लोरीन बचा और एक ऑक्सीजन को इसके साथ आ जाएगा, तो POCl3। इसका नाम एथेनॉल, इसका नाम, अब इसे मिटा देते हैं, आगे आपको नाम बता देते हैं किसका क्या नाम है। इसका नाम है फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। इसका नाम है हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम है
पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड, सॉरी फास्फोरस, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, तो इस पे परिभाषा, इस वाले पे परिभाषा क्या बनेगा भैया, जब एथेनॉल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो एथिल क्लोराइड तथा एथिल क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद भैया।